अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे STA 301 का लेक्चर नंबर 29। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे कि एक तो हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, लिमिटिंग, और उसके बाद पॉइजन का प्रोसेस और कंटिन्यूज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पहले जो लेक्चर नंबर 28 में मैंने कहा था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लास्ट वाला जो टॉपिक था, कुछ हाइपर ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट्स होते क्या हैं। तो आज बढ़ते हैं इसे कि होता क्या है ये। उसने कहा कि द आउटकम्स ऑफ ईच ट्रेल में हैव बी क्लासिफाइड इनटू वन ऑफ टू कैटेगरीज सच एज फेलियर, सक्सेस एंड फेलियर। कि जो भी आउटकम्स, यानी आप कोई अगर गेम ही खेल रहे हैं उसके अंदर जो यानी ट्रेल ही है वो, जो आप गेम खेल रहे हैं उसके अंदर दो चांस होते हैं, या आप जीतते हैं या आप हारते हैं। उसके बाद क्या, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस चेंज ऑन ईच ट्रेल। जो सक्सेस का या फेलियर का केस है वो हर ट्रेल के अंदर बदल सकता है। द सक्सेसिव ट्रेल आर नॉट इंडिपेंडेंट। सक्सेस होने का जो ट्रेल है वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता, यानी ठीक है। वो कह रहा है कि आर नॉट इंडिपेंडेंट, कि एक दूसरे के ऊपर इन्हें हिसार नहीं करता। और उसने कहा द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड ए फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स। एक्सपेरिमेंट को आप फिक्स टाइम्स तक इसे आप रिपीट कर सकते हैं। अब इसके अंदर फार्मूला हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 29 में ही। यहाँ उसने कहा द नंबर ऑफ सक्सेस एक्स इन अ हाइपरज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड हाइपरज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड द हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। उसने एक्स के बारे में बताया कि ये रैंडम वेरिएबल्स के लिए इस्तेमाल होता है, और ये क्या है कि हाइपरज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल भी है और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी है। तो इसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इसे हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। When the hypergeometric random variable x assume as a value of x, hypergeometric distribution में उसने कैपिटल x को स्मॉल x के बराबर कहा है, और उसने कहा है कि इसका फार्मूला ये बनता है अगर ये उसके बराबर हो। p बराबर होता है कैपिटल x इज इक्वल टू स्मॉल x इज इक्वल टू k x n माइनस k n माइनस x। पहले कैपिटल n है, फिर स्मॉल n है, और फिर कैपिटल n है और स्मॉल n है। अब यहाँ उसने कहा है कि जो कैपिटल n है ये क्या होता है, द नंबर ऑफ यूनिट्स इन द पॉपुलेशन। उसके बाद क्या है, n is equal to number of units in the sample। ये सैंपल होते हैं, ये यूनिट्स होते हैं। नंबर ऑफ यूनिट्स इन द पॉपुलेशन अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये स्टैटिस्टिक में एक टेक्निक है, जो कि कुछ रूल्स में इस्तेमाल होती है। उसके बाद है कि नंबर ऑफ सक्सेसिव इन द पॉपुलेशन, के जो है सक्सेसिव के लिए सिर्फ हम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हाइपरज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हैज थ्री पैरामीटर्स एन एन एंड ए एंड के। तीन पैरामीटर इस्तेमाल होते हैं इसके अंदर, एन कैपिटल और स्मॉल और फिर के। द हाइपरज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज अप्रोप्रिएट व्हेन ए रैंडम वेरिएबल साइज एन इज ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। किस वक्त उसने कहा है कि हम इसको अप्रोप्रिएट कब होती है ये, यानी एग्जैक्टली कैसे कह सकते हैं कि ये कैसे कब होती है, कि जब विदाउट रिप्लेसमेंट हो from a finite population of n units। n units में रिप्लेसमेंट ना हो और ये फाइनाइट टाइम्स तक, और k is unit are one of kind classified as success। k का मैंने पहले भी बताया था कि ये सिर्फ सक्सेसिव केस के लिए इस्तेमाल होगा। अगर इसमें फेलियर का केस आ जाए देन कैपिटल n माइनस के इस्तेमाल होता है। अब लेक्चर नंबर 29 के ऊपर चलते हैं। उसने यहाँ पे कहा है कि इन द लास्ट लेक्चर वी बिगन डिस्कशन ऑफ द हाइपरज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वी नो द कंसीडर द डिस्ट्रीब्यूशन इन सम डिटेल। डिटेल में हम पढ़ेंगे वही जो ऊपर पढ़ा गया है प्रॉपर्टीज के बारे में, यहाँ पे भी वही है कि इसे दो कैटेगरीज में बनाया गया है, एक सक्सेस होती है और एक फेलियर होती है। उसके बाद वही सक्सेस चेंज वन ईच ऑन ईच ट्रेल। उसके बाद इंडिपेंडेंट नहीं होती, और एक्स के बारे में जो सारा ऊपर पढ़ा है वही यहाँ पे है। उसके बाद उसने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी हुई है। पहले एग्जांपल में वो क्या कहता है कि द नेम ऑफ 5 men and 5 women आर रिटन ऑन स्लिप ऑफ पेपर एंड प्लेस इन अ हैट। किसी हैट के अंदर उन्होंने 10 पर्चियां डाली हैं, उसमें 5 मर्दों के नाम है और 5 औरतों के नाम है। उसने कहा कि 4 names आर ड्रॉन, उसमें से उसने 4 पर्चियां निकाल ली हैं, यानी 4 नाम निकाले हैं उसमें से उसने। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 are men and 2 are women। उसने कहा प्रोबेबिलिटी आपने बतानी है कि कितने चांस होंगे कि दो उसमें से मर्द ही निकलेंगे, यानी जो पर्चियां निकली हैं उनके ऊपर जो नाम है वो मर्द के ही हैं, और उनमें से दो जो हैं वो औरतें हैं। उसने कहा लेट अस रिगार्ड मेन एज सक्सेस। उसने कहा
अगर हम कहें कि आदमी जो है वो उसके चांस ज़्यादा हैं, ठीक है, देन एक्स विल बी डिनोट द नंबर ऑफ मैन। तो फिर जो कैपिटल एक्स है वो हम नंबर ऑफ मैन को डिनोट करेंगे। वी हैव n इज इक्वल टू 5 + 5, क्योंकि 5 वुमेन है और 5 ही मैन है। उसने कहा 10 नेम्स टू बी ड्रॉन फ्रॉम, क्योंकि जो हम 10 बंदे डाल रहे हैं वो 5 औरतें और 5 मर्द हैं, यानी 5 मर्द हैं और 5 औरतें हैं, तो ये n आ गया आपके पास 5 और जमा 5, ये 10 नाम हो गए। उसने कहा ऑल्सो n इज इक्वल टू 4। अब ये क्या स्मॉल n है, ये n इज इक्वल टू 4 क्यों कहा है उसने, चूंकि दो वो पर्चियां निकाल रहा है मर्दों की और दो ही औरतों की निकाल रहा है, यानी 4 सक्सेसिव ट्रेल बन गए आपके। उसने यानी नंबर ऑफ आउटकम्स इन्हें कहते हैं वैसे, कि since we are drawing a sampling size of 4 out of population size of size 10, 10 में से आप सिर्फ 4 पर्चियां निकाल रहे हैं, तो ये क्या स्मॉल एन हो गया। उसने कहा है कि इन एडिशन, जमा जमा करते हुए उसने कहा है 2 औरतों की और 2 मर्दों की होगी जमा, k इज इक्वल टू 5, चूंकि उसने कहा इनमें से पॉपुलेशन में 5 मर्द हैं, सक्सेसिव केस तो ये है आपके पास पॉपुलेशन आउट ऑफ 10, 10 बंदों में से उसने कहा 5 तो मर्द हैं और ये सक्सेसिव चांस बनते हैं, इसलिए इसे k की कीमत दी गई है। इन दिस प्रॉब्लम वो पॉसिबली वैल्यूज, उसने कहा कि ये हो सकती हैं एक्स की वैल्यूज 0 1 2 3 4 आई ई एन तक, यानी एन के जो नंबर हैं वो ये हो सकते हैं। उसने कहा हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला आपके पास ये है, P इंटू कैपिटल एक्स बराबर स्मॉल एक्स इज इक्वल टू के एक्स एन माइनस के एन माइनस एक्स, बाय में कैपिटल एन और स्मॉल एन है। चूंकि उसने कहा है नंबर ऑफ जो पीपल हैं या पॉपुलेशन के जो बंदे हैं, यानी वो टोटल आपके पास 10 हैं, उसमें से 5 सक्सेसिव चांस और उनमें से आपने जो 4 पर्चियां निकाली हैं 2 मर्दों और 2 औरतों की, वो ये बनती है। बाद में आपने इस फार्मूला के अंदर वैल्यू पुट की है, के जो कि सक्सेसिव केस था 5 थे, 5 यहाँ पे आ गया, एक्स इसी तरह रहने दें। एन आपके पास चूंकि 10 था, टोटल 10 बंदे थे और उसमें से 5 सक्सेसिव जो 5 मर्द थे वो यहाँ पे रखा, 10 में से 5 चले गए 5, और उसमें से टोटल जो छोटी पर्ची यानी जो छोटा है ना, ये क्या है, जो पर्चियां आपने निकाली हैं छोटे 2 मर्द और 2 औरतों वाली, वो 4 होगी, तो 4 माइनस एक्स, उसके बाद इस पे फार्मूला लगाया और इसमें से वैल्यूज निकाल ली हैं। 10 डिवाइडेड बाई 21 करें तो तकरीबन 47 पॉइंट समथिंग आता है, मल्टीप्लाई बाय 100 करने के बाद ये राउंड ऑफ बनता है तकरीबन 50 के, यानी 50 के अब करीब करीब बनता है ये। तो यहाँ पे वो यानी 50% चांस है कि 2 के इसमें से जो नेम निकलेंगे वो विल बी दोज ऑफ मैन, के वो आदमियों के होंगे। इसी तरह उन्होंने कहा है कि आप एक्स की जगह पे 1 3 4 वगैरह रख के भी आप चेक कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी। उसके बाद उसने कहा प्रॉपर्टीज ऑफ द हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, के मीन जो है, यानी ये छोटा सा म्यू जो आपको नजर आ रहा है ये मीन के लिए इस्तेमाल हुआ है, ये n इज इक्वल टू के बाई एन के, और ये वेरिएंस इसकी जगह आप लिख सकते हैं वी ए आर, यानी वार, वेरिएंस के लिए इस्तेमाल होता है, इज इक्वल टू स्मॉल एन कैपिटल के बाय में कैपिटल एन और एन माइनस के डिवाइडेड बाय एन, साथ में फिर एन माइनस एन और एन माइनस वन के बराबर होता है। उसने कहा है कि इन इफ एन बिकम्स इनडेफिनेटली लार्ज, कि ये बहुत ज़्यादा यानी बड़ा हो जाए, द हाइपरजोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टू द बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये बायनॉमियल बन जाती है। उसके बाद क्या है कि उसने कुछ पॉइंट्स बताए हैं कि इन्हें समझने के लिए आसान हो जाए। देयर आर 2 वे टू ड्राइंग ए सैंपल ऑफ ए फ्रॉम ए पॉपुलेशन, सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। उसने कहा है कि 2 तरीके हैं ड्रा करने के, एक तो सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट और फिर सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट, एक बार उसे रिप्लेस कर रहा है और एक बार उसे रिप्लेस नहीं करता। ये 2 आगे केस लिखे हुए हैं, फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। बाकी आगे आपने ये थ्योरी पढ़नी है थोड़ी सी, ये 1/2 की वजह से 0.05 होगा, आगे आप लोगों ने ये देख लेना, थ्योरी पढ़ लेनी है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इसे क्यों कहते हैं, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इसे इसलिए कहते हैं कि ये जो फ्रेंच मैथमेटिशियन थे सिम्स डेनिस पॉइजन, उनके नाम के ऊपर उन्होंने ये रखा हुआ है, इसका नाम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। उन्होंने कहा इट इज़ अ लिमिटेड approximation to the binomial distribution when p the probability of success in very small but n the number of trails in so large product, then np is equal to mu to be more of a moderate size, एक दरमियाने साइज के लिए उन्होंने कहा है कि म्यू जो है वो एनपी के बराबर होता है। बाकी इसी तरह आगे आपने देखना है, इसे थोड़ा सा पढ़ना है। लिमिट चल रही है
n कर रहा है अप्रोच इन्फिनिट को, इसी तरह p भी अप्रोच करता है 0 को, तो फिर b इंटू एक्स कॉलन n कॉमा p है इज इक्वल टू e की पावर माइनस म्यू, म्यू यानी मीन की पावर x और बाय में x का फैक्टोरियल है इज इक्वल टू, उन्होंने कहा है कि x अगर 0 से लेके इनफाइनाइट तक हो, ये इन्फिनिटी का साइन है, इसे अनडिफाइंड भी कहते हैं। हर वो चीज़ जो समझ में ना आए, जो काउंट ना कर सकें। एक आसान एग्जांपल है गैलेक्सी में सितारों और सितारों की तादाद और आपके सर के बाल, ये दोनों इनफाइनाइट हैं, आप उन्हें गिन नहीं सकते। तो ये इन्फिनिट वो चीज़ होती है। कैलकुलेटर पे भी अगर आप 1/0 करेंगे तब भी वो आपको मैथ एरर देगा। आपने ये चीज़ याद रखनी है कि E इज इक्वल टू 2.71828, ये एमसीक्यूज आ जाता होता है अक्सर औकात कि E की कीमत क्या होगी या E की कीमत बताएं। द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ ओनली वन पैरामीटर इज म्यू ग्रेटर देन 0। उसके बाद फिर अगर P इज इक्वल टू 0.05 और या फिर N इज 20 और मोर, ठीक है। ये पीछे जो टॉपिक छोड़ के हैं उसके अंदर ये वैल्यू निकाली हुई है, वहां से आपने देखना है। उसके बाद उसने कहा है कि लेट अस रिगार्ड, ऊपर वाली एग्जांपल ही दी हुई है, 200 पैसेंजर हैव मेड रिजर्वेशन फॉर ए एयरप्लेन फ्लाइट। एक हवाई जहाज की टिकट करवाई है, रिजर्व करवाई है 200 लोगों ने। तो इफ द प्रोबेबिलिटी दैट ए पैसेंजर हु हैज अ रिजर्वेशन विल नॉट शो अप इज 0.01, ठीक है, जो शो अप नहीं करवा रहे वो 0.01 है, तो फिर एग्जैक्टली उनमें से 3 विल नॉट शो अप, तो उनमें से उसने कहा कि एग्जैक्टली 3 बंदे शो अप नहीं करवाते। उसने कहा लेट से नो शो को अगर हम एज ए सक्सेसिव केस दें, तो फिर उसने कहा कि एसेंशियल बायनॉमियल में उसने कहा था कि म्यू जो है वो अगर छोटा हो, कंसीडरेबल हो, तो उन्होंने कहा है कि म्यू जो होता है वो एन पी के बराबर होता है। एन इज इक्वल टू 200, पी इज इक्वल टू 0.01 है, यहाँ पे ये इसने दिया हुआ है। उसने कहा सिंस पी इज वेरी स्मॉल, पी बहुत छोटा है, एंड एन इज कंसीडरेबल लार्ज, और एन को एक लार्ज कंसीडरेबल किया जा सकता है, तो हम इसके ऊपर जो है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन वो अप्लाई कर सकते हैं। म्यू बराबर होता है एन पी के। म्यू की कीमत उसने क्या मालूम करनी है, यानी मीन की मालूम करनी है। यहाँ पे क्या है कि 200 पैसेंजर थे और ये वो नॉट शो अप जिसे उससे सक्सेसिव केस का है, वो इनको आपस में मल्टीप्लाई किया और ये आपके पास 2 आ गया। डायरेक्ट कैलकुलेटर पे करेंगे तब भी आ जाएगा, अगर नहीं करना आता तो आप पॉइंट खत्म करें, इसकी जगह पे 1 लगता है और इसके बाय में जितने आगे नंबर हो उतने 0 लगाते हैं, वो 00 इस 0 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 आएगा। उसने कहा अगर उनमें से 3 शो अप नहीं करवाते, एक्स कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 3, ठीक है, यानी नॉट शोइंग अप वाले, e की पावर -2 ये वाला आ गया हमारे पास, और 2 की पावर 3 और बाय में 3 का फैक्टोरियल। 3 का फैक्टोरियल प्रीसीडिंग नंबर को मल्टीप्लाई करते जाते हैं। अगर यहाँ पे 4 का फैक्टोरियल होता तो हम लिखते 4 3 2 1। इसी तरह 3 का फैक्टोरियल इट मींस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। 2 रेज पावर 3 इट मींस 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आपके पास आता है। कैलकुलेटर के ऊपर अगर आपने पावर का साइन डालना हो तो उसके लिए मैं आपको बताता चलूँ कि कैलकुलेटर जो साइंटिफिक है उसके ऊपर आपको इस तरह का एक साइन नज़र आ रहा होगा, यानी इस तरह का एक बटन बना हुआ है, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने लेनी है 2 रेज पावर 3, आपने 2 का बटन प्रेस करना है। 2 का बटन आपने जब प्रेस करना है तो उसके बाद ये वाला बटन और फिर आपने 3 लिखना है, तो ये आपको 2 की ताकत 3 ही देगा, यानी 2 3 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। और वो आपके पास यहाँ पे ये जो है उसने कहा है कि चूंकि ई की पावर -2 थी, -2 को पॉजिटिव करने के लिए इसलिए वो बाय में ले गया, इसलिए ये वैल्यू पॉजिटिव है, ई की पावर 2 जो है वो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे वो आपके पास फिर पॉजिटिव के लिए आता है, इसे बाय में ले गए और बाद में ये हो गया। उसके बाद पॉइजन का प्रोसेस उसने कहा है may be defined as physical process governed at least in part by some random mechanism. Statistics differentiate a Poisson process representation when events occur randomly और उनका interval of time या space और length उसने कहा कि specified हो। Such random events might be the number of taxi cab arrival at the intersection as per day, उसके बाद traffic death per month in city,
उसके बाद रेडियो एक्टिविटी पार्टिकल्स इमिट इन द गिवन पीरियड, उसके बाद उसने कहा द नंबर ऑफ टाइपिंग एरर्स इन पेज वगैरह वगैरह के लिए, इन वैलिड केसेस के लिए उसने कहा है कि आप इस प्रोसेस को इस्तेमाल करें। P ऑफ x इज इक्वल टू x के होता है e की पावर माइनस डेल्टा टी और डेल्टा टी की पावर x, और बाय में हमारे पास क्या है x का फैक्टोरियल। अब यहाँ पे उसने सारा मेंशन किया हुआ है, एवरेज नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ द आउटकम्स, जितनी आउटकम्स आ रही हैं उनके ऊपर, या जितने ऑफ इंटरेस्ट पर यूनिट ऑफ टाइम, या टाइम के हिसाब से जितनी आउटकम्स आ रही हैं वो, और उनके ऊपर जो टाइम लग रहा है वो ये, और ये जो अकरेंस या इंटरेस्ट जो आ रहे हैं उनके टाइम के हिसाब से ये। तो फिर उसने कहा कि हम इन्हें एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि क्या कैसे ये अप्लाई होते हैं। तो उसने कहा टेलीफोन कॉल्स आर बीइंग प्लेस्ड थ्रू ए सर्टेन एक्सचेंज एट रैंडम टाइम्स ऑन द एवरेज ऑफ 4 पर टाइम, 4 पर मिनट, सॉरी 1 मिनट में 4 अगर कॉल्स आती हैं हमें, या एक एक्सचेंज वाला एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, अगर कॉल्स को भेज रहा है और वो एवरेज निकालता है कि 1 मिनट में 4 कॉल्स आती हैं, तो आप पॉइजन प्रोसेस को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, पॉइजन प्रोसेस को उसने कहा इस्तेमाल करते हुए 15 सेकंड इंटरवल का 3 या 3 से ज़्यादा कॉल्स का रिकॉर्ड निकाल लें या टाइम निकाल लें। उसने कहा है सोल्यूशन आइडेंटिफाइंग द यूनिट ऑफ टाइम। सबसे पहले तो उसने कहा है कि वी टेक अ मिनट एज द यूनिट ऑफ टाइम। यूनिट ऑफ टाइम को उसने कहा है कि हम 1 मिनट लें अगर। उसने कहा सबसे पहले तो आइडेंटिफाइंग करें कि एवरेज नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ आउटकम्स पर यूनिट टाइम के हिसाब से कितनी है। 4 कॉल्स आ रही हैं जी 1 मिनट में, वो जो पास आउट करवा रहे हैं जो भी करवा रहा है, तो डेल्टा इज इक्वल टू 4 आ गया आपके पास। उसके बाद उसने कहा आइडेंटिफाइंग द नंबर ऑफ टाइम यूनिट्स अंडर कंसिडरेशन इन दिस प्रॉब्लम वी आर इंटरेस्टेड इन ए 15 सेकंड। उसने कहा है कि हमें सिर्फ 15 सेकंड का टाइम इंटरवल वाली चाहिए। उसने कहा है कि कंपेयर करें डेल्टा टी इस प्रॉब्लम में, डेल्टा चूंकि 4 है 1 मिनट के हिसाब से, उसने कहा है 4 कॉल्स को अगर वो गो थ्रू करवा रहा है, आगे भेज रहा है या जो भी कार्य उनका, तो 1/4 बनता है। उसने कहा है क्योंकि डेल्टा टी आपस में, अगर उसने कहा डेल्टा टी अगर हम निकालें, डेल्टा को टी के साथ मल्टीप्लाई किया 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4, 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 1। उसने कहा आप इसके ऊपर पॉइजन फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। उसने कहा जब 3 या 3 से ज़्यादा कॉल्स के लिए, यानी मोर देन 3 कॉल्स, तो फिर ये उसने 1 माइनस पी ऑफ एक्स उसने एरर फ्री करके उसने निकाला जब x इज इक्वल टू 0 की हो, x इज इक्वल प्लस x इज इक्वल टू 1 प्लस x इज इक्वल टू 2, क्योंकि 3 से छोटी कॉल्स के लिए ये उसने कहा है, और 3 से ज़्यादा कॉल्स इसके बराबर है। तो बाकी उसने फिर यहाँ इसे हल किया हुआ, सिर्फ और सिर्फ इसे उसने वैल्यूज पुट की हैं डेल्टा टी की, जो कि यहाँ पे 1 आता है जो इसने नहीं लगाया हुआ, तो यहाँ पे उसने कहा है चूंकि e की पावर माइनस डेल्टा टी है, तो डेल्टा टी की जगह यहाँ आ गया, और बाकी डेल्टा टी की बराबर उसने कहा चूंकि 1 के बराबर है, तो फिर यहाँ पे उसने 1 पुट किया और ऊपर होल पावर x में, और नीचे x का फैक्टोरियल, और बाकी फिर ये हल करने के बाद आपके पास ये आता है। तो ये आपके पास बनता है ओनली 8%। तो ये बहुत कम प्रोबेबिलिटी बनती है कि एक्सचेंज रिसीव करती है 3 या 3 से ज़्यादा कॉल। एक चीज़ और आपने याद रखनी है कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन जो है ये बराबर होता है वेरिएंस ऑफ एक्स के, ठीक है, यानी ई ऑफ एक्स बराबर होता है वेरिएंस ऑफ एक्स के। तो फिर यहाँ पे उसने बताया हुआ भी कि इन अदर वर्ड्स वी सेड दैट द मीन ऑफ द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू द इट्स वेरिएंस, तो वेरिएंस के ये बराबर होता है। उसने कहा है कि ये जो शेप बनाता है वो पॉजिटिवली स्क्यूड होगी, वो दाईं तरफ जो कर्व वाली हैं जो ऊपर आप लोग पढ़ के हैं, जो डायग्राम्स में भी मैंने अभी नहीं वो रिकॉर्ड की, तो उसके बारे में वो बात कर रहा है। फिर आगे उसने कहा है कि डिपेंडिंग ऑन, इन पे डिपेंड करता है कि पी की कीमत 1/2 से बड़ी है, 1/2 से छोटी है, या 1/2 के बराबर है। तो ये एवरेज जो है ये पीछे शुरू से जो लेक्चर चल रहे होते हैं उन्हीं में से ये वैल्यूज को उठाते हैं, ये वैल्यूज वहां इन्होंने बताई होती हैं इसलिए यहाँ पे वो नहीं बताते। तो कई बच्चों को बड़ा मसला बनता है कि ये कहाँ से आ गया और ये वाली वैल्यू कहाँ से आ गई है। अब जैसे ये 0.05 पीछे से चलता आ रहा है, ये 0.05 एन पीछे से चलता आ रहा है, 20 पीछे से चलता आ रहा है, इसी तरह फिर ये आगे आगे मसला बनाती हैं। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है कि a random variable x is said to be uniform distribute if its density function is as defined as,
यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कब कहलाती है? जब एफ ऑफ एक्स बराबर हो 1/b माइनस ए के, ए लेस देन और इक्वल टू हो एक्स के, और एक्स छोटा हो या बराबर हो बी से। यानी ये छोटा हो या बराबर हो बी से, और ये छोटा हो एक्स से, और एक्स छोटा हो बी से। इसे ऐसे पढ़ते हैं, ए लेस देन और इक्वल टू, यानी ए या छोटा है एक्स से, यानी एक्स की कीमत ए से बड़ी है, तो या फिर वो जो एक्स है वो बी से छोटा है, यानी बी बहुत बड़ा है इसके हिसाब से। यानी फॉर एग्जांपल ये ए इज इक्वल टू 1 के हो, और एक्स इज इक्वल टू होगा मे बी 2 के, और बी जो होगा वो 3 होगा, यानी एक छोटा होता है 2 से और 2 छोटा है 3 से। आगे फिर उसने ये ग्राफ बनाया हुआ है कि ये ए और बी के दरमियान यहाँ पे बनता है ये पॉइंट्स, ठीक है, यहाँ से उसने ज्वाइन किया हुआ है, और 1/b माइनस ए अगर ये हो। अब उसने फिर चूंकि दो केस कह दिए, जब ए छोटा होगा बी से, और फिर जब फंक्शन जो है वो ग्रेटर देन होगा 0 से। आगे फिर उसकी इंटीग्रेशन उसने की हुई है। इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल लेते हैं। इस चीज़ को उसने बाहर निकाल लिया है। बाहर जब निकालेंगे यहाँ पे लिखेंगे, तो बाद में इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाएंगे, लेकिन उससे पहले क्या है कि हमारे पास रह जाता है इंटीग्रेशन 1, और साथ में डी ऑफ एक्स रह जाता है। एक्स के हिसाब से 1 की इंटीग्रेशन एक्स होती है। फंक्शन के ऊपर ये डिपेंड करती है कि फंक्शन है क्या, तो इसलिए ये एक्स है। उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जहाँ पे एक्स है ऊपर वहाँ पे एक बार ऊपर वाली लिमिट यहाँ पे लगाएंगे एक्स की जगह पे बी, फिर माइनस लगाएंगे, और फिर नीचे वाली लिमिट यानी ए लगाएंगे हम। तो इस तरह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाई ये, और ये जो बाहर निकाला था ये इसके नीचे आ जाएगा, बाद में ये 1। उसने कहा एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला हमें दिया हुआ है कि वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ के बराबर होता है, यानी बेस और हाइट के बराबर होता है। बेस आपके पास ये थी और हाइट आपके पास ये थी, यहाँ पे ये निकाली हुई है कि हाइट आपके पास ये है और बेस आपके पास ये है। अगर ये हाइट में आ गया और बेस आपके पास यहाँ पे है, तो ये 1 के बराबर आता है, तो फिर इसे कहते हैं कि ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर है। तो यहाँ पे आपने ये निकाल लिया। उसके बाद उसने कहा है कि ये म्यू बराबर होता है a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 के, और वेरिएंस जो है वो b माइनस ए डिवाइडेड बाई 12 के, क्योंकि उसने कहा इज इक्वल टू ये 1/b माइनस ए के बराबर होता है। तो फिर यहाँ से आपने उसका देख लेना है, और पैरामीटर बराबर होता है 2 टाइम्स ऑफ इट्स लेंथ प्लस ब्रेथ के बराबर होता है, यानी लंबाइयाँ और चौड़ाइयाँ बराबर होता है अहाता के। उसके बाद फिर उसने एक एग्जांपल दी हुई है कि इन शॉर्ट इफ ए शॉर्ट exist in a 5-meter stretch of electrical wire, it may be an equal to probability of being an particular, बल्कि एग्जांपल उसने हल नहीं की हुई। दूसरी देखते हैं, दूसरी भी नहीं उसने हल की हुई, तो आप लोगों ने ये देख लेनी है, वैसे ज़रूरी नहीं है फिर ये, वरना ये LMS के ऊपर ना डाउनलोड सेक्शन के अंदर STA301 आप खोलेंगे, वहाँ आप डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे ये क्वेश्चन एक्सरसाइज क्वेश्चन होंगे, और वहीं पे सोल्यूशन भी इनका दिया होगा, तो आप लोगों ने ये वहाँ देखने में भी ये वहाँ हल हुए हों। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। फ़िलहाल के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।